समाज के बहुत ही जागरूक क्रांतिकारी साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत ढेरों बधाई, हार्दिक बधाई। साथियों, संविधान दिवस केवल एक दिवस ही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एक राष्ट्रीय पर्व की तरह है। और जिस तरह से हम इस देश में अपने दो पर्व मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इस दिन को भी हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में, एक अपने बड़े त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों को जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया। वो बड़े क्रांतिकारी, बड़े सूझबूझ वाले, बड़े दूरदृष्टि रखने वाले साथी थे जिन्होंने इसे शुरू किया। और आज देश के कई हिस्सों में, कई जगह पर संविधान दिवस मनाया जाता है। ये बात बार बार कही जाती है कि संविधान जो भारत का है, निसंदेह दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जो बुद्धिजीवी, जो जागरूक साथी हैं, वो भी ये बार बार कहते हैं कि आपकी कोई भी पुस्तक जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हैं, स्वाभाविक है कि धार्मिक पुस्तक ही होगी। तो जो धार्मिक पुस्तक आप जितने श्रद्धा से पढ़ते हैं, जितने नियम से पढ़ते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, जिम्मेदारी के साथ और बुद्धि को खोल के इस देश के संविधान को पढ़ना शुरू करें। आपके जितने भी अधिकार हैं, और वो भी भारत में, जिस देश में गुलामी का इतना लंबा इतिहास रहा है, अन्याय और अत्याचार का बड़ा भीषण इतिहास इस देश का रहा है, आज भी वो दूसरे रूप में लगातार जारी है। ऐसे देश में जो वंचित समाज के लोग हैं, या आप एक शब्द में कह सकते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए इस देश के संविधान को पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना और करवाना निहायत जरूरी है, सबसे जरूरी है। अगर आप कुछ चीज जानेंगे नहीं, चाहे वो आपके अधिकार हो या आपके कर्तव्य हो, या सरकारों के अधिकार हो, सरकारों के कर्तव्य हो, तो आप कैसे उन्हें लागू करेंगे और लागू करवाएंगे? किसी भी चीज को लागू करने और करवाने से पहले, अमल में लाने से पहले उसे जानना जरूरी है कि नहीं है? जानोगे तभी कर पाओ। अभी महमूद भाई ने आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे कि यार ये बड़ी अजीब बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को जो है आप नौकर कर रहे हो। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे और बाद में जाकर सोच यार वो आए थे ना सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब महमूद फराचा, हाँ यार सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नौकर होते हैं? सोचेंगे आप, पर अगर आप जानेंगे तो नहीं सोचेंगे इस बात को, कहेंगे बिल्कुल सही बात। ये हिंदी में ये नौकर शब्द जो है बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन अंग्रेजी में क्या, यहाँ के पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं और जो सर्विस में हैं, वो सब जानते हैं पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। जनता का नौकर, सर्वेंट माने नौकर, पब्लिक माने जनता। यही तो बात महमूद फराचा भाई बता रहे थे, लेकिन भाषा का फर्क होता है, इसलिए नहीं। और जानेंगे तो आप समझ जाएंगे।
साथियों, संविधान ने आपको हर वो चीज दी है जो चीज एक इंसान के लिए जीवन में तरक्की के जितने भी रास्ते खोले जा सकते हैं उनके लिए एक स्वाभिमान के साथ, एक सम्मान के साथ, स्वतंत्रतापूर्वक, समानतापूर्वक जीने के लिए जिस भी अधिकार की जरूरत है वो सारे अधिकार आपको इस संविधान में दिए। आप पढ़ते नहीं तो आपको मालूम नहीं। अनुच्छेद 2 से लेके और फिर आप चले जाएं अनुच्छेद 51 तक, सब आपके लिए है। और विशेषकर जब आप अनुच्छेद 12-13 से चलते हैं जो आपके मूल अधिकार हैं, और अनुच्छेद 35 तक आते हैं तो वहां तक तो मूल्य अधिकार है जिसमें समानता का अधिकार महमूद भाई ने बताया आपको, अनुच्छेद 14, फिर आगे अनुच्छेद 19, 21, 25 से 28, ये सारे अधिकार बताए, सब आपके लिए तो हैं। और कोई भी सरकार आपके इन अधिकारों को छीन नहीं सकती अगर आप उन्हें जानते हैं तो। ये सारी सरकारें आपके अज्ञान का फायदा उठाती हैं और आपको जानबूझकर अंधविश्वास में ढकेलती हैं, शिक्षा से दूर करती हैं ताकि आप इनको जान ही ना पाओ। सब कुछ यही है। और ये सरकारें, इनकी ड्यूटी क्या है, इन्हें करना क्या चाहिए, इस देश के प्रति इनकी जिम्मेदारी क्या है, उसके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं है। ये बनाया जाता है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है, जो आज तक कोई भी सरकार लागू नहीं करती। सिर्फ उसको लागू करने की जरूरत है। एक तरफ बाबा साहब ने, और क्योंकि बाबा साहब ने अपना उनका पूरा जीवन जो रहा वो सब कुछ सहा उन्होंने, जो आज हम लोग उससे दूर हैं, हमने नहीं सहा, हो उन्होंने सहा था। और वो सब कुछ, जो भेदभाव, जो घृणा, जो छुआछूत, जो नफरत, जो बाबा साहब ने सही, हम में से तो आज मैं कहता हूं बहुत से लोग उसके आसपास भी नहीं, हम तो बहुत बेहतर स्थिति में हैं। वो सब बाबा साहब ने सहा और उसके बाद उन्हें मौका मिला, तो जब मौका मिला तो उसका उन्होंने सदुपयोग किया और सारी संविधान सभा को संतुष्ट किया कि जो उन्होंने लिखा है वही सही है और वही इस देश की तकदीर बदल सकता है। आप पार्लियामेंट में जब बाबा साहब की और पूरी संविधान सभा की जो डिबेट है, जो बहुत सारी किताबों में है, कई वॉल्यूम है उसके, अगर कभी आपको मौका मिले, जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो रिसर्च करने वाले साथी, वो अगर पढ़ेंगे उनको, तो आपको पता लग जाएगी कि किस तरह से, किस खूबसूरती से, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ बाबा साहब ने उन सब सवालों का जवाब दिया जो संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर चर्चा के समय बाबा साहब के सामने रखे थे। और उसके बाद ये संविधान अपनी उस शक्ल में आया जिसमें आज, तो सब कुछ आपको दिया। तो इन सरकारों की जो जिम्मेदारी थी, ये केवल उनके लिए सलाह नहीं थी। एक अध्याय है जिसको हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आप उसमें इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं, प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, तो उसमें हर अनुच्छेद में कि स्टेट को क्या करना है, राज्य को क्या करना है, वर्ड यूज होता है शैल। कानून की भाषा में अगर शैल वर्ड कहीं यूज हो रहा है, उसका मतलब है कि ये निश्चित रूप से करना है, आप बच नहीं सकते। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये कर लोगे, ये कर लोगे, नहीं।
शेल वर्ड यूज है, इट मीन्स आपको करना ही है, यही करना है जो कहा जा रहा है। अगर मे वर्ड यूज होता तो आप कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। शेल वर्ड यूज है। तो जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक देश की सरकारों की जो जिम्मेदारी थी, उसके अनुसार इस देश की सरकारों की जिम्मेदारी है कि देश की जो संपत्ति है, पूंजी है, खनिज संपदा है, उसका बंटवारा इस तरह से होगा ताकि इस देश के हर नागरिक को जीवन जीने का एक समान मौका मिल सके, उसे समान अधिकार मिल सके, उसका समान इस तरह से बंटवारा होगा। और पूरे संविधान में कहीं भी निजीकरण का कोई जिक्र नहीं। जो निजीकरण आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा नौकर, जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है, वो जिस बेशर्मी से देश को बेचने को लगा है, वो व्यक्ति, उसको कोई अधिकार नहीं इसको बेचे। संविधान में कहीं इसका प्रावधान नहीं, लेकिन इसका फायदा उठा रहा है क्योंकि हम जिंदा लाशों की तरह इस धरती पर घूमते हैं। हम जिंदा नहीं हैं, मुर्दे हैं हम। अगर जिंदा होते तो जैसे सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, वो कानून आज तक लागू नहीं हुआ, पास करवाने के बाद भी, नोटिफिकेशन के बाद भी, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भी। और इसी तरह से जो कृषि कानून थे वो भी सरकार ने वापस लिए। यही मोदी सरकार घुटनों पर आई। वो लड़े तो नतीजा सामने था। हां, आप लड़े एक बार, आप लड़े 2 अप्रैल को, जो आंदोलन आपने किया SC/ST एक्ट के विषय में, और आपने देखा कि कोई नेता भी नहीं था, फिर भी आपने आंदोलन किया, और नतीजा उसका इतना चमत्कारी कि न केवल सरकार डरी बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी डरी। दोनों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बदला अपना, और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी वो सारे प्रावधान जो चेंज किए वापस लिए, दोबारा से उसमें लाए। सो अगर आप लड़ेंगे तो सब कुछ है। हर किसी को जीविका का साधन मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, सम्मान मिले, पढ़ने का अधिकार मिले, आगे बढ़ने का अधिकार मिले, सब कुछ संविधान में है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिखना है, किसी को मनाना है। हां, करना क्या है तो बहुत कुछ बताया भाई महमूद पराचा ने। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन आप कैसे आंदोलन करेंगे इसको थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए। इस सभा में अगर आप एक पूरा दिन नहीं दे सकते, इस सभा में अगर आप पूरा दिन अपना नहीं दे सकते, या यूं कहो कि 8 से 10 घंटे नहीं दे सकते, तो जो आंदोलन होगा उसमें तो जान जाने का भी खतरा है। 750 किसानों ने अपना बलिदान दिया कि नहीं दिया? तो जब जान जाने की बात आएगी तो तुम दबा के भाग जाओगे, फिर कैसे होगी बात? लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कि जो लोग वाकई में जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे, इस संघर्ष को कैसे स्वरूप दिया जाए उसके विषय में समझना चाहते थे, वो लोग अभी भी यहीं बैठे हैं। वो आप सारे लोग, बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण है। आपको और हमें ही करना पड़ेगा, अन्यथा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमें कभी भी माफ नहीं करेगी साथियों, कभी भी। क्योंकि वाकई में संविधान को जिस तरह से लगातार, मैं कमजोर करने की बात नहीं कह रहा, लगातार संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, कमजोर नहीं किया जा रहा, ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे लोगों के हाथों से आपको सत्ता छीननी पड़ेगी। मैं सत्ता छीनने की बात कर रहा हूं क्योंकि वो तभी कर पा रहे हैं संविधान को ध्वस्त जब वो सत्ता में बैठे हैं। अगर सत्ता में नहीं है तो उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वो खड़े भी हो सके। बहुत दूर की बात है कि संविधान का कुछ बिगाड़ नहीं सके।
खड़े भी नहीं हो सकते। आप पूरे देश में जहां जहां उनकी सरकारें हैं, आप सिर्फ नजर घुमा के देखिए, सिर्फ वहीं पर वो कुछ कर पा रहे हैं, अन्यथा उनकी कोई औकात नहीं है कि वो खड़े भी हो जाएं। और आप मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के साथी, शायद आप पूरे देश को एक उदाहरण पेश कर सकते हो। आपके सामने मौका है, राजस्थान के भी सामने मौका है, छत्तीसगढ़ के भी सामने है, लेकिन उन दोनों को एक तरफ रख दें तो आप मध्य प्रदेश के लोग ये साबित कर सकते हो, पूरे देश को एक उदाहरण दे सकते हो, पूरे देश का हौसला बढ़ा सकते हो। मैंने जब पूरा जो आंकड़े हैं वो कैलकुलेट किए तो मैंने पाया कि यहां पर जो 22% हैं वो एसटी के लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग, जिनकी जमीन, जिनका सब कुछ छीना जा रहा है। और वो जो पैसा कानून है जो मूर्ख बनाने के लिए आए हैं, सरकार दिखाने के लिए केवल के दुगना कर दिया आपका रिजर्वेशन और बाकी सब किस तरह से सब खत्म किया जा रहा है, सबको मालूम है। तो 22% वो हैं, 16% यहां पर अनुसूचित जाति के लोग हैं, एससी के लोग हैं। कितने हो गए हिसाब लगाओ जरा, 38%। 7.5% यहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं, 6.5 या 7.5%, यस 7.5%, 45.5 हो गए। और 50% यहां पर 50.5% यहां पर ओबीसी के लोग हैं, हालांकि संख्या और भी ज्यादा बताई गई है, वो भी हो सकती है। तो बाकी कितने हैं जिनको अभी आपने बताया कि मोदी जी डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमने हिंदुओं को आरक्षण दे दिया है, यही तो कहा महमूद भाई ने बताया आपको। तो किन हिंदुओं को? उनमें 3 को ही मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। सवर्ण, बाबा साहब की भाषा में आप समझ सकते हैं, सवर्ण को मिलेगा वो आरक्षण, किसी और को नहीं। तो हिंदू जो है वो सवर्ण ही हैं, बाकी सारे लोग अपने आप को हिंदू मानते रहो, हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते रहो, हिंदू देवी देवताओं को पूजते रहो, तुम हिंदू नहीं हो, बावजूद उसके तुम मान रहे हो, मानते रहो, इसीलिए वो तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। तो जो यहां पर 5% लोग हैं, बस वो 5% लोग ही हैं जो आप पर पिछले कम से कम कह सकता हूं 72 साल से शासन कर रहे हैं। अगर आप सारे के सारे लोग सिर्फ एक बार खड़े भी हो गए, उसी के बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। तो 2023 में आपके यहां चुनाव है दिसंबर में। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, और एक एक साथी अगर थोड़ी थोड़ी भी जिम्मेदारी ले ले कि मैं इतना तो करूंगा ही, अपने घर को, अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों, इनको तो कम से कम मैं समझाऊंगा और कहूंगा भाई किसी को भी वोट देना, लेकिन किसी भी हालत में उनको वोट मत देना जो संविधान के विरोधी हैं, उनको वोट मत देना। और संविधान का विरोधी कौन है? ये तो 5% है जो हिंदू हैं, जिनको मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने हिंदुओं को आरक्षण दे दिया, वही जिनको 12.5% या 15% कह रहे, वही तो है। सो किसी को भी वोट देना, यहां तक कि तुम्हारे किसी चहेते ने भी, तुम्हारी किसी चहेती पार्टी ने भी अगर उनमें से किसी को टिकट दिया है, फिर भी उसको वोट मत देना। वोट देना तो अपने बहुजन समाज के व्यक्ति को ही देना, और संविधान को जो न माने उसको तो देना ही नहीं है किसी कीमत पर। इतना ही अपना लोगे ना तो हमारे से साथी यहां पर कह के गए हैं, सुपड़ा साफ हो जाए, पता भी नहीं लगेगा ये कहां गए। न प्रधान बन पाएंगे, न सरपंच बन पाएंगे, न यहां पे पहुंच पाएंगे जिला पंचायत में, न आपके नगर पालिका में, न विधानसभा में, न कहीं। सीसी बात पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन करो तो सही, करने से ही होगा साथियों, बिना किए कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं, और हमारे साथी यहां कह के भी गए हैं पहले जो बोले हैं, यह सब कुछ जब होगा जब सत्ता आपके हाथ में होगी। तो मैं तो यही कहता हूं, इस देश का संविधान कैसे बचेगा? आप सड़क पर आंदोलन करते नहीं हो, घरों से बाहर निकलते नहीं हो, मीटिंगों में आते नहीं हो,
आते हो तो थोड़ी देर रुकते हो, फिर चले जाते हो, किसी तरह का और सपोर्ट नहीं करते, तो कैसे बचेगा संविधान? या तो आंदोलन से बचेगा और या सत्ता में पहुंचोगे तभी तो बचेगा ना। तो काम सिर्फ ये करो कि चाहे जो हो जाए, सत्ता इनके हाथ से छीननी है। संविधान बचेगा जब लोकसभा में, राज्यसभा में आपके लोग पहुंचेंगे। लोकसभा में पहुंचेंगे, राज्यसभा में जब पहुंचेंगे जब आपकी विधानसभा में पहुंचेंगे। विधानसभा से तो राज्यसभा में जाते हैं, एमएलए तो चुन के भेजते हैं राज्यसभा में लोगों को। सो आप लोकसभा में और विधानसभा में जब आपके लोग पहुंचेंगे तभी आप संविधान को बचा पाएंगे। 10% आरक्षण हुआ, खुद हमारे समाज के लोगों ने सवर्ण समाज के लिए, जनरल के लिए जो 10% आरक्षण हुआ उसके पक्ष में वोट दिया। अगर वो सारे के सारे भी विरोध में वोट दे देते तो भी किसी हालत में वो वहां से पास नहीं हो सकता था। और वो बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार रिजर्वेशन के आधार पर वहां पहुंचे थे। वो ऐसे नहीं कि अपनी ताकत से पहुंच गए, ऐसे कोई वो धुरंधर नहीं थे। बाबा साहब के संविधान के अनुसार आरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचे, फिर भी गैर संवैधानिक काम किया। आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि आरक्षण गरीबी मिटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह सम्मान देने का, हिस्सेदारी देने की एक व्यवस्था है। और दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उस पर मोहर लगा दी। मजेदार बात देखिए आप, किस तरह का अन्याय होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बहुत देश की सबसे बड़ी अदालत है, बड़ा सम्मान देते हैं, वो अदालत पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम कर रही है। इसी से सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा ये रोक लगाई थी। लेकिन जब उनके अपने ही लोगों को रिजर्वेशन देने की बात आई तो गैर संवैधानिक काम करते हुए उसी सीमा को अपने आप तोड़ दिया। आज रिजर्वेशन कितना हो गया? 60% रिजर्वेशन हो गया नहीं हो गया? और ये 60.5% रिजर्वेशन किसका है? जब 50% पर रोक लगाई थी तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का रिजर्वेशन था 49.5% और 50.5% था जनरल का। अब ये 10% भी हो गया तो 60.5% किसका रिजर्वेशन हो गया? जनरल का, जिसकी आबादी कितनी है? 12 या 15%। इससे ज्यादा अन्याय और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय देगी आपको? अगर मैं ये कहता हूं कि इस देश में न्यायपालिका मर चुकी है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, कोई अदालत आपको न्याय देने के लिए नहीं बैठी, तो क्या गलत कह रहा हूं? कहीं से न्याय नहीं मिलेगा आपको। न्याय आपको अपने आप, अपने समाज के साथ करना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। बिना इसके कुछ नहीं होगा। और छीनने का सबसे बढ़िया तरीका है अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आओ। कुछ नहीं रखा इस नौकरी में। यहां बैठे हैं कई आईएएस अफसर भी बैठे हैं, आईपीएस अफसर भी बैठे हैं, जजेस भी हैं, सामने भी बैठे हैं अधिकारी। क्या मिला है जिंदगी में आपको? अगर इतनी मेहनत आपने नेता बनने के लिए की होती और समाज के लिए नए अच्छे बढ़िया नेता बन गए होते तो न जाने कितने लोगों का भला कर दिया होता। मेहनत करो नेता के लिए, और आपके पास 2024 तक का ही समय है। इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं है। आप कितने भी चीखना, कितने भी चिल्लाना, कितने भी मीटिंगें करना, मीटिंग करने का भी समय आपको मिलेगा नहीं। अगर भाजपा 2024 में जीत कर आ गई और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, और हमारी भी और देश की भी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर वो जीत कर आ गए फिर कुछ बचने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं इस बात को। इसलिए नौकरी पौकरी की चक्कर रहने दीजिए, वैसे भी नौकरी बची नहीं है। अपने बीच से नेता पैदा कीजिए
विश्वास के लोगों को आगे बढ़ाइए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके साथ जुड़िए और सत्ता को छीनने का प्रयास कीजिए, जिसका पहला प्रयास आगरा आपने मध्य प्रदेश में किया 2023 में। तो पूरे देश के लिए एक बड़ा जबरदस्त संदेश होगा। और मैं मानता हूं इस बात को कि अगर आपने 2023 में यहां कर दिया तो 2024 में बीजेपी को हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। लेकिन बात वही जो हमारे साथी कह के गए, ईवीएम के बिना संभव नहीं है, ईवीएम को पहले उखाड़ना पड़ेगा। मैं पहले भी आया, 2-3 मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया। अब आया हूं तो बहुत सारे फॉर्म भी भर के दिए हैं ईवीएम हटाने के लिए, जो हम एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान, वो फॉर्म भी भर के दिए हैं। मैं भी और भी फॉर्म देके जा रहा हूं। आप लीजिए, उन्हें भर के भेजिए साथियों, और लोगों को कहिए कि इस आंदोलन में हमारा साथ दें ताकि ईवीएम को हटा सकें और बीजेपी को उखाड़ के फेंक सकें। और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के बाद ही काम खत्म नहीं हो जाएगा, आगे बहुत काम करना है, लेकिन आपको काम करने का मौका मिल जाएगा और तभी आप संविधान को बचा पाएंगे। और संविधान बचेगा, आपके अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा, संविधान बचेगा तो इस देश की जो हमारी आदिवासी और बौद्ध संस्कृति है वो बचेगी, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं साथियों, सब तो खत्म हो जाएगा। तो इस संविधान दिवस पर अभी आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर जो आपने संकल्प लिया, हाथ उठाकर जो शपथ ली, उसको ध्यान रखिए। केवल इस सभा का या इस फंक्शन का केवल हिस्सा बन के और यहां से जाने के बाद उसे भूल जाए, ऐसा मत करिए। ध्यान से पढ़िए उस संविधान की उस प्रस्तावना को, लगातार पढ़िए एक एक चीज कि क्या वो संविधान देना चाहता है। उस संविधान की प्रस्तावना में सब कुछ बताया गया है, क्या देना चाहता है वो। जो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, क्या नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिला आपको, वो न्याय देना चाहता है। कौन सा? सामाजिक, यानी समाज में आपको भी औरों की तरह बराबर का सम्मान मिले, कोई बड़ा छोटा ना हो, ऊंच नीच ना हो, एक दूसरे का अपमान ना करे, केवल जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर आपका अपमान ना हो। यह है सामाजिक व्यवस्था जो होनी चाहिए। और आर्थिक न्याय, ऐसा नहीं कि सारा सब कुछ समेट के अंबानी और अडानी जैसे ये जो चंद लोग हैं उन्हीं के हाथों में सौंप दिया जाए देश की तमाम संपत्ति को और बाकी सबको भूखा मार दिया जाए। देश के मात्र 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। आप इसको ऐसे समझिए, समझने में आपको आसानी रहेगी कि माना 100 लोग हैं और 100 ही रोटियां हैं, लेकिन उन 100 रोटियों में से 10 लोगों के पास 90 रोटियां हैं और 90 लोगों के पास 10 रोटियां हैं। कैसा बंटवारा है ये? यानी एक के पास इतनी है कि वो खाएगा तो भी बची पड़ी रहेंगी और बाकी जो है इतने हैं जिनको एक एक टुकड़ा भी नहीं मिल पाएगा ढंग से। ये सब इन्हीं की करतूतें हैं, इसी समाज में रहने वाले चंद लोगों की करतूतें हैं। इन्हीं तमाम जो सरकारें हैं, चाहे वर्तमान सरकारें हैं चाहे पिछली सरकारें, इन्हीं की है। जबकि संविधान ऐसा नहीं कहता। संविधान तो कहता है कि संपदा का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए ताकि सबको जीविका का साधन मिल सके, सम्मान से जी सके। लोगों की 3,000 रुपए की आय, 3,000 रुपए की आय एक महीने की नहीं है। इस देश में ऐसे लोग हैं और उनकी तादाद भी 60% से ज्यादा है जिनकी 3,000 रुपए की आय महीने की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अडानी है जिसकी एक दिन की आय 3,500 करोड़ है, एक दिन की आय। और यह भी उस स्थिति में है जब उसकी सारी कंपनियां, कोई कंपनियां प्रॉफिट में नहीं चल रही, कोई कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। उसके ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। देश का कर्जा 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है और उसका लाखों करोड़ का
जो लोन है वो सरकार माफ कर चुकी है, फिर भी देश में नंबर 1 और दुनिया में दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। 3,500 करोड़ रुपए एक दिन की उसकी इनकम है। यह बंटवारा है। इस सब को खत्म करना पड़ेगा और तभी होगा साथियों जब सत्ता आप अपने हाथ में ले लोगे। अंबानी अडानी जैसे लोगों की नाक में नकेल डालने के लिए सत्ता आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी वो घुटनों पर आएंगे। अन्यथा आप कितने भी आंदोलन करते रहिए, यही पुलिस वालों को लाके आपको लाठी बजवाएंगे, गोली आप पे चलवाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। विधानसभा में, लोकसभा में ऐसे मजबूत लोग जिनकी बुद्धि भी चलती हो, जिनका कलेजा भी नहीं कांपता हो, जिनके सामने टिकने की किसी की हिम्मत ना हो, ऐसे लोगों को भेजो। उन दलालों और गुलामों को मत भेजो, चाहे आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी बेटी हो। इन दलालों ने ही पूरे समाज का बेड़ा गर्क किया है। कोई रहम नहीं किसी पर भी। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, नहीं तो सभाएं करते रहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सभाओं से। सभाएं होती हैं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए। बहुत सी बातें आप नहीं जानते, जो यहां पर मंच पर साथी आते हैं वो बताते हैं, आप सीखते हैं। सीखकर अगर अमल में नहीं लाए, इन सब चीजों को कोई अर्थ नहीं है साथी। इसको समझने की जरूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा हम सब बहुत बड़े खतरे के चपेट में लगातार आते चले जा रहे हैं। मोदी ने दुनिया को, पूरे देश को मूर्ख बनाया कि मैं ओबीसी हूं, छटा हुआ बनिया है वो, कोई ओबीसी नहीं है। सत्ता थी उसके हाथ में, अपनी जाति को ओबीसी में कन्वर्ट करा लिया, लिखवा दिया। सत्ता में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन छटा हुआ बनिया है। और एक और बनिया खड़ा किया जा रहा है, वो है केजरीवाल, वो उसका भी बाप है। दोनों के दोनों आरएसएस के लोग हैं, इनको समझने की जरूरत है। दोनों आरएसएस के लोग हैं और केजरीवाल को इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि ताकि विपक्ष में भी केजरीवाल ही नजर, आरएसएस का ही आदमी नजर आए। तभी तो आप देखते हैं कि पंजाब का चुनाव जीतने के बाद क्या, मैं मोदी को कोई टक्कर दे सकता तो ये केजरीवाल दे सकता है। ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा पंजाब में कहता है कि 3 महीने में शराबबंदी कर दूंगा, नशे से मुक्त कर दूंगा पंजाब को, और दिल्ली में एक के साथ एक फ्री दे रहा बोतल। देख रहे तमाशा। सही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए अभी गुजरात का जो तमाशा चल रहा है आप देख रहे हैं, उसकी भीड़ में कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग हैं जो उसकी भीड़ में भीड़ बढ़ा रहे हैं ताकि वहां कांग्रेस को खत्म किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस कोई अच्छी होती तो ये पैदा ही क्यों होते, इन्हें तो वहीं दफन कर देती कांग्रेस अगर ठीक होती तो। नहीं है ना, हमारे लिए कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन वहां बड़ी प्लानिंग के साथ ये किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है कि जो लोग मोदी से नाराज है, और आज की तारीख में मोदी से, भाजपा से देश की 90% आबादी नाराज है। कोई जादू नहीं है मोदी का। मोदी का जादू 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, ईवीएम हटा दे, उसे उसकी औकात पता लग जाएगी, मुंह नहीं दिखा सकेगा। और इसीलिए जो लोग मोदी के खिलाफ है उनके लिए केजरीवाल के रूप में एक विकल्प, एक विपक्ष खड़ा किया जा रहा है ताकि ये जीते या ये जीते, कोई भी जो सब कुछ आरएसएस के हाथ में रहे। भयानक चाल है, हमें समझनी है। तो इनको सत्ता से बेदखल करना है। ध्यान रखना, बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा कि राजनीतिक सत्ता हर ताले की चाबी है। हम में से, मैं तो अपने आप को जानता हूं, आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं। हम लोग बाबा साहब के बराबर बुद्धि नहीं रख सकते, न बाबा साहब के बराबर समर्पण और त्याग की भावना हमारे अंदर है। बाबा साहब ने कहा है, इसका कोई अर्थ है। और मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि बेशक आरएसएस कभी से रही, लेकिन वो अब जितना भी गुल खिला रही है तभी खिला रही है जब वो सत्ता में आई है। सत्ता में आने से पहले कुछ नहीं कर सके आरएसएस, तो कब से थी। और अभी भी बता रहा हूं कि जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये किन बिलों में घुस जाएंगे उसका भी आपको पता नहीं है, दिखाई भी नहीं देंगे ये लोग।
यही इनकी औकात है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, काफी समय हो गया, मैं धन्यवाद आपका देता हूं कि आपने इतने समय तक जितने भी साथी हैं बहुत ध्यान से सुना, और धन्यवाद देता हूं आपके साथ में इस प्रोग्राम के जो आयोजक हैं, जो संयोजक हैं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया, और विशेषकर इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती पार्क में किया। और इसका जो संघर्ष हमें माताजी ने बताया, नमन है आपको, आपकी पूरी टीम को, उन सारे साथियों को जिन्होंने संघर्ष करके ये जगह हासिल की जहां आज हम सब सभा कर रहे हैं। और उनका आपके साथ साथ मिलिंद बौद्ध जी का, जिन्होंने वाकई में इस संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिलिंद बौद्ध साहब के विषय में कहना ही क्या है। बीच में यहां आदरणीय श्री बी.डी. शंखवार साहब बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिना सामने आए, बिना अपने आप को दिखाए, समाज का काम बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी कर्मठता से लगातार बिना रुके बिना थके करते हैं। समाज इनका ऋणी रहेगा, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए साथियों। तो मैं आप सबका और हमारे साथ जितने भी साथी आए, और धन्यवाद मैं देता हूं अपने उन दो साथियों को, एक सलीम साहब को जिन्होंने अपना समय मुझे काट के दिया, और एक मैं धन्यवाद देता हूं ललित जी को जिन्होंने समय काट के दिया लेकिन वापस भी ले लिया। जैसे भाजपा करती है ना, देती है आपको बहुत कुछ लेकिन पता लगता है तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो उनका भी धन्यवाद। और फिर एक बार सबको संविधान दिवस की बधाई, यहां जितने भी साथी हैं सबको, और यहां पर प्रशासन के जितने साथी हैं, पुलिस के जितने साथी हैं जिन्होंने व्यवस्था बनाने में योगदान दिया, और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जिन्होंने जो भी योगदान दिया, उन सबका दिल से धन्यवाद। सभी को एक बार फिर से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।